भारत सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। 24 जनवरी को पूरा भारत समाजवादी राजनीति के इस बड़े नेता की 100वीं जयंती मना रहा है और साथ ही कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक आदर्शों को भी याद कर रहा है। अलग अलग जयंती समारोहों में उनकी तस्वीरों पर फूल मालाएं चढ़ाई गई हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक आदर्शों की विरासत पर दावा करने वाले सभी दल या फिर उसके नेता कर्पूरी ठाकुर की सादगी और ईमानदारी वाले आदर्शों को आत्मसात नहीं कर सके हैं। भारत को कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कर्पूरी ही थे जिसने बिहार में मात्र 2 कार्यकाल में और कुल मिलाकर कहें तो सिर्फ 2.5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में जन कल्याण की ऐसी नीतियां अपनाई जिसकी छाप आज भी बिहार समेत कहें तो पूरे भारत में देखी जाती है। ऐसे में कर्पूरी को भारत रत्न का सम्मान, इसे भारत की राजनीति में कैसे देखा जाना चाहिए? क्या ये बिहार की राजनीति में लालू नीतीश के गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की कवायद है? क्या बिहार में बीजेपी स्वयं को समाजवादी दल की भूमिका में फिट करने की कोशिश कर रही है? उसकी ये कोशिश क्या रंग लाएगी और क्या ये कोशिश इसीलिए की गई है क्योंकि बिहार में बीजेपी का पत्ता लोकसभा चुनाव में साफ होता नजर आने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सवाल क्या है स्ट्रेट टॉक के, आइए दर्शकों के सामने रखते हैं। जननायक कर्पूरी के राजनीतिक आदर्शों पर कौन सा दल खरा उतरता दिखता है? एक सवाल ये जिसको पूछे जाने की जरूरत है वर्तमान भारत में। क्या कर्पूरी का सपना आर्थिक असमानता दूर करने की केंद्र ने कोशिश की है या फिर प्रदेश में सरकार ने की है? क्या समग्र विकास के विजन को केंद्र सरकार हकीकत में बदलती दिखती है? एक सवाल ये भी जरूर टटोला जाना चाहिए, क्या मौजूदा भारत में कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई है? सामाजिक न्याय की स्थिति क्या है? पिछड़ों को आरक्षण पर सियासी टकराव जो दिखता है, किस दल के झूठ को ये उजागर करता है? इन तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। आइए स्वागत कर लेते हैं उनका स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं पटना से। बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका स्ट्रेट टॉक में। और उत्कर्ष सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार, उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत स्ट्रेट टॉक में। हेमंत सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। आपने अश्विनी कुमार चौबे जी को भी सुना और तेजस्वी यादव को भी सुना। इन तमाम दलों की अब होड़ सी दिखने लगी है कि श्रेय किसको मिले। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है और इसकी मांग कह रहा है विपक्ष की वो भी उठा रहा था और सत्ता पक्ष कह रहा है कि वो भी उठा रहा था। आखिर विरासत को श्रेय लेने की होड़ दिख रही है। आप इसे कैसे देख रहे हैं और बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए? नेहा जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। कर्पूरी जी को भारत रत्न सम्मान देने की जो घोषणा हुई है वो काफी स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से ये लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा हो रही थी। ये बहुप्रतीक्षित मांग थी कि यह और जो पूरी हुई है जी। लेकिन जो अभी चौबे जी को मैं सुन रहा था तो कर्पूरी, उन्होंने एक बेचारे शब्द की भी का इस्तेमाल किया और मोदी जी ने उनको सम्मान दिया, बाकी लोगों ने अपमानित किया। तो कर्पूरी जी बेचारे नहीं थे। ये बेचारगी अश्विनी जी को मुबारक हो। और दूसरी बात कि कर्पूरी जी को जो सम्मान मिला वो सम्मान बिरले लोगों को मिलता है। उनको गुदरी का लाल और जननायक की उपाधि लोगों ने दी, जनता ने दी जी। तो यह जो सम्मान है, यह सम्मान, इस सम्मान के बराबर ये जो उपमाएं हैं, इन उपमाओं की बराबरी दुनिया का कोई सम्मान नहीं कर सकता हो, चाहे वो कितना भी बड़ा सम्मान हो। तो जननायक और गुदरी का लाल उनको ऐसे ही नहीं कहा गया, क्यों किसी ने चलते फिरते नहीं कह दिया था। उनको जो सम्मान मिला वो उनके सामाजिक सरोकारों की वजह से मिला। सामाजिक सरोकारों को समझने के लिए आप उनके कुछ कार्यों को आप देख लीजिए। जैसे कि कर्पूरी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सामंती जुल्म के शिकार दलितों को आत्मरक्षार्थ बंदूक देने का निर्णय लिया उनकी सरकार ने कि जो दलित हैं जिनके ऊपर सामंती जुल्म होता है, उनको अपनी आत्मरक्षा के लिए
सरकार बंदूक देगी, ये निर्णय उनकी सरकार ने लिया था। ये निर्णय देश के किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं लिया। उनकी सरकार ने मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की। जो भाषा का जो विशेषाधिकार है, जो एलिटिज्म जो है जो भाषा में, उसको खत्म किया। कि अंग्रेजी का जो आतंक था उसको खत्म किया कि मैट्रिक पास करने का अधिकार सबको है। अंग्रेजी कोई जरूरी नहीं कि जो अंग्रेजी जानेगा वही मैट्रिक पास करेगा, उसमें जो फेल हो जाएगा वो पास नहीं करेगा। इसका नतीजा हुआ कि दलितों पिछड़ों के परिवार से आने वाले नौजवान छात्र वो बड़ी संख्या में मैट्रिक पास करने लगे। पहले वो नहीं पास करते थे, मैट्रिक फेल हो जाते थे, क्योंकि अंग्रेजी पास करना अनिवार्य होता था। उन्होंने अति पिछड़ों और पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया, और ये पहला प्रयोग था बिहार में जब वो 77 में मुख्यमंत्री बने थे जनता पार्टी की सरकार में जी। और उनके इस फैसले का असर ये हुआ कि विरोधियों की तो छोड़ दीजिए, जो उनकी पार्टी के भीतर से उनकी सरकार में जो मंत्री थे, उनके पार्टी के जो विधायक थे, उसमें से बहुसंख्यक लोग उनके खिलाफ हो गए उनके इस फैसले से। और बिहार की सड़कों पर आंदोलन शुरू हो गया। रोडवेज की बसें चलाई जाने लगी, और नारे, ऐसे गंदे गंदे नारे लगाए गए जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती। वो सबको पता है कि आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की मां। और उसके बाद ये कर्पूरी कर पूरा, छोर कुर्सी उठा सुरा। तो ये जो जाति सूचक गालियां दी गई, उनके मां बहन को गालियां दी गई। कर्पूरी जी देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने आरक्षण विरोधी आंदोलन का सामना किया। ये आरक्षण विरोधी आंदोलन उस समय हुआ बिहार में, और जबरदस्त आंदोलन हुआ, और उनके पार्टी के लोग उनके खिलाफ हो गए। और खास करके जो उनकी पार्टी के भीतर जो राजपूतों की लॉबी थी, उन्होंने उनको किनारे लगवाया, और रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बने। माना जाता था कि रामसुंदर दास राजपूत बिरादरी के लोगों के काफी लाडले हैं, और वो रामसुंदर दास जी अपने दलित बिरादरी से आते थे, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। कर्पूरी जी सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन सत्ता उनके लिए बहुत अनिवार्य विषय नहीं था। उनका सामाजिक सरोकार इतना तगड़ा था कि वो सामाजिक सरोकार से कभी वो हटे नहीं। वो लगातार उसके साथ अपनी प्रतिबद्धता, चाहे वो विपक्ष में रहे हो चाहे वो सत्ता में रहे हो, वो उनकी प्रतिबद्धता उसमें जाहिर होती रही। और आगे आप देखेंगे कि जो कर्पूरी जी की जो निर्णय है, वो उस निर्णय को की जब कभी चर्चा होती है तो माना जाता है कि पूरे बिहार के राजनीति के व्याकरण को उन्होंने बदल दिया। कि इस तरह के जो फैसले लिए गए, और खास करके ऐसे समय में जब आप उस समय एक कल्पना से परे बात थी, बाद के लोगों को तो बहुत सहूलियत मिली लेकिन उन्होंने काफी जो ये प्रयोग किया, तो उसका इस प्रयोग का असर ये हुआ कि आने वाले लोग जो बाद में जो उनको कहते हैं कि हम उनकी विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं, उनको उसका अधिक फायदा मिला। तो कर्पूरी जी को यह जो भारत रत्न सम्मान मिला है, यह सम्मान निश्चित रूप से केंद्र सरकार के फैसले की सराहना होनी चाहिए। लेकिन ये 10 सालों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, और अभी जब देश नए लोकसभा चुनाव का सामना करने के लिए तैयार है, चुनाव की घोषणा होने वाली है, ऐसे मौके पर यह निर्णय लिया गया है, तो इसके राजनीतिक निहितार्थों की भी चर्चा होगी। और इसको स्वाभाविक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो क्या करेंगे। कि वर्तमान में देखा जाए तो बीजेपी सरकार की बीजेपी की भी ये कोशिश हो सकती है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं दिख रही है। राम नाम की जो लहर और या फिर माहौल उसने बनाने की कोशिश की है, अभी वो बहुत उसका पलड़ा भारी दिख रहा है विपक्ष का जो इंडिया ब्लॉक है उसके मुकाबले। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान, आप राजनीति की कसौटी पर किस तरह से आंकते हैं इस फैसले को? देखिए नेहा, जब चुनावी दौर में कोई फैसला होता है तो जाहिर सी बात है कि राजनीति उसमें कहीं ना कहीं दिखने लगती है। और राजनीतिक, अभी हेमंत भाई कह रहे थे कि राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो क्या करेंगी, तो बात तो वो सही है। अब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, निश्चित तौर पर इस बात से बहुत खुशी है। कम से कम एक ऐसे नेता का नाम आया जो बहुत सारे ग्लैमर से, बहुत सारे इस तरीके चकाचौंध की दुनिया से हमेशा दूर रहे, और
उन्होंने एक मिसाल कायम की जिसकी आपको पुनरावृत्ति मिलनी बहुत ही मुश्किल है, मतलब असंभव के करीब है। जिस तरह का जीवन कर्पूरी ठाकुर ने जिया 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी, तो एक इस मामले में तो बिल्कुल है। लेकिन अब बात यह है कि जब कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिलता है तो किसको सम्मान मिलता है? क्या किसी व्यक्ति को मिलता है, क्या किसी जाति को मिलता है, या किसी सिद्धांत को मिलता है? तो जब कर्पूरी ठाकुर की पूरी राजनीति को अपने निगाहों से गुजारेंगे तो कर्पूरी ठाकुर की राजनीति हमेशा वो राजनीति रही जो बीजेपी जिसके साथ कभी तालमेल नहीं बैठा पाती है। और तब जब बीजेपी ना होके जनसंघ थी कर्पूरी जी के जमाने में, तो अभी हेमंत भाई बता रहे थे कि जिस तरह के जाति सूचक नारों से उनका विरोध करता था, वो और कोई नहीं, जनसंघ के लोग थे। और बार बार इस बात को कई नारे इस तरह के हैं। और कर्पूरी जी का नारा क्या था? वो 90% की बात करते थे, उनके हकदारी की बात करते थे, जो नारा सामाजिक न्याय के पैरोकार पार्टियां लगाती हैं। दूसरी बात, कर्पूरी ठाकुर वो नेता थे जिन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों को आरक्षण की शुरुआत की थी। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के पहले कर चुके थे कर्पूरी ठाकुर। तो आरक्षण के सवाल के ऊपर, पिछड़ों के सवाल के ऊपर, पिछड़ों के अधिकार के सवाल के ऊपर, पिछड़ों को राशन देने की राजनीति कर्पूरी ठाकुर की नहीं थी। वो सामाजिक न्याय की उस लड़ाई की बात की अगुवाई करने वाले नेता थे, जिसको बाद में अलग अलग समय पे बहुत सारे नेताओं ने, यहां तक कि काशीराम ने उसको दलितों के सवाल को लेके आगे बढ़ाया। लेकिन उस सबके मूल में तो सन 70 के भीतर कर्पूरी ठाकुर का ही ये किया हुआ काम था। तो वो सारी नीतियों का सम्मान और उन नीतियों से विरोधाभास अगर आप पार्टी स्तर पर देखेंगे तो ये दिखाई देगा। और अगर आप ये देखेंगे कि इस वक्त कर्पूरी ठाकुर को क्यों चुना गया इस सम्मान के लिए, तो जाहिर सी बात है कि बहुत साफ इसमें यह दिखाई देगी, क्योंकि बिहार एक ऐसा ग्राउंड है, खास तौर पर यूपी और बिहार, जहां पर कि सारा हिंदुत्व अपनी जगह पे, लेकिन जाति ही सच है, वही कॉम्बिनेशन वोट में काम करेगा। बिहार में बीजेपी के सामने मुश्किल है। उसके सारे नेता, जितने प्रमुख नेता हैं, वो सब अगड़ी जातियों के नेता हैं। अलायंस पार्टनर्स उनके भले ही पिछड़े हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए तो बिल्कुल दबदबा है अपर कास्ट का जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो एक ही नेता है और वो योगी आदित्यनाथ जी के रूप में है। तो अब इसको आप कैसे एकमोडेट करेंगे? तो एकमोडेट करने के सिंबल होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी 22 जनवरी को जो हुआ, उसके ठीक पहले, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पहले, राजा दशरथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बदल के तुरंत आनंद फानन में वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया। शबरी, निषाद राज और जटायु पब्लिसिटी के सेंटर में थे, लक्ष्मण और सीता कहीं नहीं थे। तो इसी तरीके से बिहार में कर्पूरी ठाकुर है। दूसरी बात, बीजेपी जब से नरेंद्र मोदी का शासनकाल आया है, अगर तब से आप भारत रत्न के जिनको मिला है उनकी आप सूची देखें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्यों है जी। आज कर्पूरी जी का नाम क्यों आया है। आपको मैं बताऊं, देखिए 2015 में, दर्शकों को मुझे जान लेना, याद दिलाना जरूरी है, 2015 में 2 लोगों को मिला भारत रत्न, अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय, क्योंकि वो 2014 के चुनाव के बाद पहला साल था मोदी कार्यकाल का, और वहां पर उनको स्थापित करना था कि हिंदूवादी राजनीति और इसको करना था। इसके बाद नानाजी देशमुख को मिला 2019 में जी। तो नानाजी देशमुख को एक संघ के बड़े नेता को पहली बार मेन स्ट्रीम में लाते हुए एक ऐसा सम्मान मिला, और उनको कहा गया कि वो गांधीवादी थे, लेकिन वो आरएसएस को एस्टेब्लिश किया जा रहा था। फिर भूपेन हजारिका को मिला 2019 में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला था, और 2019 में ही प्रणब मुखर्जी को भी मिला, क्योंकि वो चुनाव था जिसमें कांग्रेस को हिट करने के लिए
प्रणब मुखर्जी का इस्तेमाल किया गया। तो बड़ा रणनीतिक ये बीजेपी के, अगर आप खासतौर पे मोदी सरकार के 2014 से और 2022 तक के इस सम्मान पत्र को देखेंगे आप, सम्मान सूची को, तो इसमें पूरा पॉलिटिकल झलक दिखती है, प्लस माइनस कैलकुलेशन, पॉलिटिकल कैलकुलेशन, झलक तो कह सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत दिखता है। अब क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि मैं बार बार ये कह रहा हूं और मैं इस चीज को कहता रहा हूं कि देखिए, बीजेपी यूपी की बात अगर हम करें, जहां पर कॉस्ट पॉलिटिक्स होती है और बहुत अच्छी ढंग से होती है, इकलौता राज्य है जहां पे बीजेपी लगभग 50% वोट ब्लॉक पे है, 49 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट 50%। अब 50% वोट जब बीजेपी शेयर करती है वोटर का, उसके बाद उसकी सीटें कम हो जाती हैं, लोकसभा में भी कम हो जाती है और विधानसभा चुनाव में भी कम हो जाती है। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों है? तो ये कंट्राडिक्शन इसलिए है कि कुछ सीटों पर वोट परसेंटेज बहुत हाई होता है और कुछ सीटों पे कम हो जाता है। बिहार में अभी ये आंकड़ा अचीव करने में बहुत लंबा गैप है जी। और जब 400 प्लस का नारा अमित शाह देते हैं तो ये संभव तभी होगा जब आप 50% वोट ऑल अक्रॉस पाते हैं। भाई, सबसे अच्छी सफलता 2019 की रही भारतीय जनता पार्टी की, सारे कॉस्ट कॉम्बिनेशंस मिलाने के बाद। चिराग पासवान उधर हैं, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर इधर हैं, मतलब सारे कैलकुलेशंस मिलाने के बाद सबसे बड़ी सफलता। लेकिन उस सबसे बड़ी सफलता के भीतर उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई। बिहार में अलायंस में थे नीतीश कुमार के, इसलिए जजमेंट नहीं कर सकते जी। तो अब चूंकि दोनों जगह मामला अलग स्थिति में पड़ा हुआ है, ऐसे में क्या होगा? तो कर्पूरी ठाकुर आते हैं और कर्पूरी ठाकुर के बहाने ना सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को याद दिलाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, मतलब एक नेता के तौर पर उनका सम्मान तो सबको करना चाहिए, बिल्कुल। और ये इकलौता ऐसा सम्मान है और उनकी पॉलिसीज को अगर आप कुछ हद तक लाएंगे नहीं तो फिर ये भरोसा कैसे होगा? कि जब तेजस्वी कहते हैं कि हमने मजबूर किया, हमने परिस्थितियां ऐसी बना दी बिहार में कि ये फैसला केंद्र सरकार को लेना पड़ा, क्या आप वाकई मानते हैं कि अति पिछड़ा समुदाय जो है इसको जो है वर्तमान गठबंधन सरकार जो है लुभाए रखने में या फिर अपनी नीतियों के जरिए वो आकर्षित बनाए रखने में कामयाब रही है, और इसी वजह से बीजेपी को जो प्रदेश में बिहार की खास करके जो चुनौती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, और इसी बात को ध्यान में रखकर ये ताज़ा फैसला है? बीजेपी बहुत प्रमुखता दे रही है बिहार में इस चुनौती को। नेहा जी, तेजस्वी यादव बीजेपी के विरोध में है तो जाहिर सी बात है कि वो कहेंगे ही कि हमारे दबाव में ये लिया गया फैसला है, हमारी मांग थी, और स्वाभाविक है कि वो मांग उनकी थी। प्रधानमंत्री जब आए थे बिहार और बिहार विधानसभा में उनका कार्यक्रम हुआ था, उस दौरान ये मांग तेजस्वी ने रखी थी। तो मांग तो विपक्ष के लोग, खास करके जेडीयू आरजेडी के लोग करते ही रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जो अभी उत्कर्ष भाई ने कही कि कर्पूरी जी वो लोगों को राशन दे करके और उसका ढिढोरा पीटने वाले लोग नहीं थे, कि जो जैसे कि अगर प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों में कहूं तो मुफ्तखोरी करा करके और उसके आंकड़े प्रदर्शित करने वाले वो नहीं थे। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, हालांकि मुफ्त तो कुछ होता नहीं है, सबका पैसा वसूला जाता है। तो कर्पूरी जी इसके बदले में क्या कर रहे थे? कर्पूरी जी लोगों को अधिकार संपन्न बना रहे थे, वो आरक्षण दे रहे थे, वो लोगों को मैट्रिक पास करने का अवसर दे रहे थे, भाषा का जो विशेषाधिकार है उसको खत्म करके वो लोगों को आत्मरक्षार्थ बंदूक दे रहे थे। इन चीजों का बहुत प्रतीकात्मक मतलब है। इसको आप ऐसे सिर्फ कोई नहीं समझेगा जो साधारण इसको सिर्फ अगर शब्दों के रूप में इसको लेगा। इसका कितना दूरगामी असर हो सकता है, इसको आप इन प्रतीकों के रूप में आप देखिए कि आपके तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने कोई अगर जुल्मी जमींदार उसका कारिंदा आता है तो तुमको हम बंदूक दे रहे हैं, तुम उसको उड़ा दो। ये कहने की ताकत कर्पूरी जी जैसे लोगों में ही हो सकती थी, क्योंकि वो उस सामाजिक सरोकार की नुमाइंदगी करते थे जो समाज में हाशियत पर भी, उस हाशिए पर भी सबसे पीछे खड़ा था। कर्पूरी जी तो
अत्यंत गरीब और ये अत्यंत पिछड़ी पृष्ठभूमि के परिवार में पैदा हुए। उनकी जाति भी आज की तारीख में भी बिहार में 2 लाख के नीचे ही उनकी जाति की आबादी है। तो कैसी जाति में पैदा हुए जिसका सामाजिक और आर्थिक दबदबा नहीं है समाज में, बहुत हाशिए पर भी सबसे पीछे है, लेकिन वो उनके भीतर यह साहस अगर आया, इसलिए आया कि वो जनता से अपनी ताकत हासिल करते थे और जनता के प्रति वो उनका सरोकार था। अब बताइए कि कर्पूरी जी ने आरक्षण का निर्णय लिया और उसके बाद सरकार उनकी गिरा दी गई। किन लोगों ने गिराया? उत्कर्ष भाई ने उसका खुलासा कर दिया कि वो जनसंघ के लोग थे जो जनता पार्टी में शामिल थे और उन लोगों ने निर्णय लिया कि तो आरक्षण के सवाल पर बीजेपी, उस समय जनसंघ जनता पार्टी में जो लोग शामिल थे उन्होंने बिहार में सरकार गिराई। बाद में मंडल कमीशन की सिफारिशें जब लागू हुई तो उसमें बीजेपी ने केंद्र की बीपी सिंह की सरकार गिरा दी। आरक्षण का ही मसला था। आरक्षण विरोधी दोनों आंदोलनों में बीजेपी और जनसंघ के लोग शामिल है, 78 में भी, 79 में भी, और बाद में जो बीपी सिंह की सरकार ने जो लागू किया, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, उसके बाद उस विरोधी आंदोलन में भी रहे। बाद में जाति सर्वेक्षण की जब मांग उठी बिहार में तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले सब लोग चिन्हित हुए। उसमें सारे के सारे बीजेपी के लोग थे, इंटेलेक्चुअल से लेकर के तमाम तरह के लोग, संगीत रागी से लेकर के, और वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रह चुके जो कंठ साहब है वो भी मुकदमा लड़ रहे थे, और सारे के सारे लोग चिन्हित है कि किस राजनीतिक पार्टी से। तो सवाल ये उठता है कि कर्पूरी जी को आप भारत रत्न आपने दिया है, इसका स्वागत किया जा सकता है, लेकिन कर्पूरी जी वो जलते हुए सवाल हैं। कर्पूरी जी वो राजनीति में वो सुलगते हुए सवाल हैं जिनको छूना बीजेपी के लिए बहुत ये उनके बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि कर्पूरी जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं थे। आप एक तरफ कर्पूरी जी को सम्मान देते हैं, दूसरे तरफ आप संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं। आप पूरी दुनिया ने देखा कि जब प्रधानमंत्री जी अनुष्ठान में शामिल होने जा रहे थे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, उनके सारे सुरक्षा कर्मी जो आईपीएस अफसर होते हैं सब वहां वो धोती पहने हुए थे और उन्होंने बदन पर धोती डाल रखा था। ये क्या है? ये कौन सा ड्रेस कोड है जिसके तहत ऐसा हुआ? तो इस देश ने 100 सालों की तपस्या के बाद जो लोकतंत्र हासिल किया, जो आजादी हासिल की, उस लोकतंत्र और संविधान को आप किनारे लगा करके आपने तमाम संवैधानिक मर्यादाओं के किनारे रख दिया। तो कर्पूरी जी तो आंदोलन के व्यक्ति थे, कर्पूरी जी आंदोलन के व्यक्ति थे, लेकिन आप आंदोलनों के साथ आपका व्यवहार क्या है? राहुल गांधी की सभाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति से आप असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, उन पर मुकदमे ठोके जा रहे हैं इसलिए कि वो किसी मंदिर में जाना चाह रहे थे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शंकरदेव की मंदिर में। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं, जो लोग उनके इस पर न्याय यात्रा पर पत्थर बरसा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, कि ये ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के शासन से नाराज हैं, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये किस दर्जे की दुष्टता है? आप समझ सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर, उसके राज्य से कोई न्याय यात्रा निकल रही है, उस पर हमले हो रहे हैं और उसको जस्टिफाई करने के लिए इस तरह की बात करते हैं, उस पर मुकदमे ठोकते हैं। तो आप आंदोलन से, विपक्ष से, आप लोगों के सरोकार से संविधान को ठिकाने लगा रहे हैं। आप लगातार आपने जब ये नानाजी देशमुख की चर्चा इन्होंने की, नानाजी देशमुख को आपने ये दिया, भारत रत्न का सम्मान दिया आप उनको। जी। तो वो ऐसे संगठन से आते थे जिसके ऊपर एक नहीं 4-4 बार प्रतिबंध लगा इस देश में। इस देश में 4-4 बार प्रतिबंधित संगठन के व्यक्ति को आपने भारत रत्न का सम्मान दिया। तो आप इसके जरिए जो कुछ करना चाह रहे हैं कर्पूरी जी के नाम पर, हाँ ये अलग बात है कि जो कर्पूरी जी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले, जो आगे बढ़ाने का जो लोग दावा करते हैं, जो पार्टी आज सरकार में है बिहार में, आरजेडी, जेडीयू, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव और बाकी के सारे लोग, क्योंकि कर्पूरी जी अपने वैचारिक आग्रहों को लेकर के वो जड़ व्यक्ति नहीं थे, बहुत प्रवाहमान व्यक्ति थे। उनके विचारों में बहुत अधिक प्रवाह था। इसलिए मैंने निश्चित तौर पर मैंने देखा है कि वह उस समय आज जो सीपीआई-एमएल है, उस समय आईपीएफ उसका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, और बिहार के किसान आंदोलनों से कर्पूरी जी बहुत नजदीकी से जुड़े हुए थे और बिहार के किसान आंदोलनों में परिवर्तन का बीज देखते थे। इसलिए वो विनोद मिश्र
और उनकी पार्टी के लोगों से बराबर उनकी मुलाकातें होती थी, बातचीत होती थी। इतना प्रभावमान व्यक्ति बिहार की राजनीति में बहुत कम लोगों को मैंने देखा है, जो विचारों के स्तर पर और लोगों से मिलने जुलने के स्तर पर, राजनीतिक विरोधियों से भी, जिनसे राजनीतिक रूप से असहमत होते थे, उनसे भी बहुत गहरे जुड़े रहते थे और उनसे मिलते जुलते रहते थे, उनके विचारों का आदान प्रदान करते थे। और इतना ही नहीं, बल्कि वो एक राजनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि भारतीय संगीत विज्ञान के बहुत सारे विषयों पर उनको महारत हासिल थी। उन्होंने भारतीय संगीत को लेकर के जब उसकी चर्चा बार बार शिवानंद तिवारी किया करते हैं, जो कि उनके काफी करीब रहे हैं। शिवानंद जी के पिताजी भी उनके सरकार में मंत्री थे, तो वो बार बार इसकी चर्चा करते हैं कि बिस्मिल्लाह साहब का जो कार्यक्रम पटना में हुआ था, और उसके बाद कार्यक्रम के समापन के बाद कर्पूरी जी उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, और उनको कहा गया कि आप धन्यवाद भाषण आपको करना है, और उन्होंने जो धन्यवाद भाषण किया उसको आज भी लोग याद करते हैं कि भारतीय संगीत परंपरा और उसकी गंगा जमनी तहजीब को लेकर के उन्होंने जो 10-15 मिनट तक का भाषण किया, वो ऐतिहासिक भाषण था और कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। और बिस्मिल्लाह खान ने उनको गले लगाया, कहा कि आप कहाँ थे, हम तो इतनी बार पटना आते हैं लेकिन आपसे मुलाकात ही नहीं होती है। तो इस तरह के कर्पूरी जी थे। एक जो डॉट है उसको मिलाने की कोशिश कर रही है, यही कमी जो है विपक्ष में देखने को मिल रही है। विपक्ष में अभी भी बहुत ऐसी खबरें आ रही हैं कि ममता ने धमकी दे दी, इधर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में धमकी दे दी, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की पॉलिटिक्स देखा जाए तो एक तरफ वो राम नाम की लहर भी चला रही है और दूसरी तरफ वो कबीरपंथी विचारधारा वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के सम्मान से भी नवाज रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दो चीजें बड़ी अब स्पष्ट हो चुकी हैं। दोनों धड़ों की, दोनों प्रतिद्वंदियों की रणनीति बिल्कुल साफ है। बीजेपी हिंदुत्व को ऊपर रखते हुए उसके नीचे जातीय समीकरण बैठा रही है, और अपोजिशन जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकार को लेकर के काम कर रहा है। तो ये बड़ा क्लियर है, इसमें कोई डेविएशन अब होना नहीं है दोनों। ठीक है। लेकिन अब जब बीजेपी भी कास्ट केमिस्ट्री को बैठाने के लिए लगातार मजबूर होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक दबाव है, और वो दबाव है जिसकी वजह से ऐसे फैसले लगातार हो रहे हैं। अब रहा सवाल विपक्ष के गठबंधन का। देखिए, एक ये चर्चा जरूर चल रही है, ये मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूं कि, और मीडिया में भी आज सुबह से बड़ी खबरें हैं कि ममता बनर्जी को हो गई और आम आदमी पार्टी ऐसे हो गए वैसे हो गए। लेकिन गठबंधन के रणनीतिकारों की एक सोच है, उसमें एक धड़ा ये सोचता है कि अगर कांग्रेस टीएमसी और लेफ्ट एक साथ लड़ गए, तो जो एंटी वोट्स हैं वो जाके कंसोलिडेट हो सकते हैं बीजेपी के पास, और इसमें बीजेपी की संभावनाएं ज्यादा है। यही बात आम आदमी पार्टी के साथ है। पंजाब में बीजेपी कहीं नहीं है, लेकिन जो विरोधी हैं अगर वो एक साथ हो जाते हैं तो एक बड़ा वोट का हिस्सा जो है, जो हमेशा रहता ही है, वो अकाली और बीजेपी के साथ जा सकता है। तो अब ये पता नहीं, अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि वो इसी राजनीति को कुछ आगे बढ़ा, क्योंकि 2 दिन पहले ममता का बयान आया कि कांग्रेस को 300 सीटों पर लड़ना चाहिए। तो कुछ कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि कोई पार्टी ये नहीं चाहती, ये 2 चीजें नहीं चाहेगी, एक तो हारना, दूसरा अपना स्टेक लूज करना। बिहार में भी जो जद्दोजहद दिख रही है, जो नीतीश कुमार के कभी कभी बयान आते हैं, और वो कुल मिला के यही है कि उनको अपनी सीटें, नंबर्स अपने उनको बचा के रखने हैं। और तेजस्वी चूंकि लगातार ज्यादा प्रभावी होते जा रहे हैं, हेमंत जी बताएंगे कि बिहार के भीतर प्रभाव बढ़ा है तेजस्वी का, तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास भी और कोई चारा नहीं, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन मोटी लाइन बड़ी साफ है जी। बीजेपी कहेगी लाभार्थी, तो इंडिया गठबंधन कहेगा अधिकार जी। बीजेपी कहेगी कर्पूरी ठाकुर, तो विपक्ष कहेगा कि जाति जनगणना। तो लड़ाई के ग्राउंड्स एकदम तय हैं और दोनों तरफ की लाइन भी तय है। राहुल गांधी जिस तरह से लगातार अटैकिंग हुए हैं, मेनस्ट्रीम मीडिया कवर कर नहीं रहा है, और लेकिन अगर आप उनके वीडियोस को देखिए तो बहुत क्लियर, अभी जो असम में हुआ कि यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया कि स्टूडेंट से मिलना था, स्टूडेंट्स आ गए सड़क पर।
तो उसके बाद मुकदमे हो गए, सब बहुत सारी चीजें हो गई। तो कहीं ना कहीं कुछ हो तो रहा है जी। बाहर दिखे ना दिखे, लेकिन कुछ हो रहा है। अब ये होता हुआ किसके करवट जाएगा, क्योंकि मैं आपको फिर दर्शकों को एक बारीक लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए, आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि 2019 का प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से 30-35 सीटें ही ज्यादा ले पाया था, और अब बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती अपने तीसरे कार्यकाल में, अगर मोदी आते हैं तो इतने मार्जिनल विक्ट्री को। तो बीजेपी चाहती है कि वो 400 के करीब पहुंचे, लेकिन 400 तक पहुंचने के लिए उसको पूरे देश में और खासतौर से दक्षिण भारत में, क्योंकि उत्तर भारत में तो ऑलमोस्ट सेचुरेशन पॉइंट पे है भाई, हरियाणा में 100%, राजस्थान में 100%, 99%, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 90%। तो भाई अब इससे ज्यादा कहां, तो कहां, तो अब आपको नए ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। तो नए ग्राउंड पे कहां कैसे जाएंगे, इन्हीं सब रास्तों से। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ही एक क्लियर लाइन जो है दर्शकों के सामने रखी है। हेमंत सर, मैं आपसे कुछ समय शेष रहता है, इसलिए आपके जरिए समझना चाहूंगी कि जिस कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात की जा रही है, एक बात ये भी कही जा रही है कि नीतीश भी जुड़ने वाले हैं जब बिहार में ये यात्रा पहुंचेगी, लेकिन फिर जदयू के ही कोई नेता है वो कह देते कि नहीं, अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक आमंत्रण नहीं मिला है। क्या निमंत्रण आमंत्रण मिलेगा तभी जाएंगे ऐसे नेता? जब आप गठबंधन के नेता हैं तो फिर बिना बुलाए पहुंचने में क्या है? क्या दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए नीतीश दिख नहीं रहे हैं? नेहा जी, जो 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 पार्टियां इसमें शामिल हैं इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी में या बीजेपी जैसी पार्टियों, बीजेपी में भी मैं बताऊं कि उतना नहीं है। वहां बोलने के लिए बहुत एक अनुशासन होता है, जिसको बोलने के लिए अधिकृत किया जाता है वही बोलता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं बोलते रहेंगे, लेकिन इस रूप में देखने की जरूरत है। आप उसमें देखना यह है कि जैसे कि देखने का अपना अपना तरीका है। कोई व्यक्ति भरे हुए आधे ग्लास को आधा भरा हुआ कर सकता है, कोई उसको आधा खाली कर सकता है। उसी तरह विपक्ष की एकता है, वो कोई हनुमान, जैसे कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी जी के हनुमान है, तो वो कहते हैं कि मैं उनका हनुमान हूं। तो हनुमान का काम क्या है? वो स्वामी के प्रति सेवा भाव है, सेवक भाव है। तो वहां बोलने की जरूरत नहीं है। वहां मोदी जी बोलते हैं और बात सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सब अपने अपने क्षेत्र के स्टॉलवर्ड्स हैं। अब स्टालिन है, ममता है, केजरीवाल है, नीतीश है, तेजस्वी है, कौन किससे कम है? तो स्वाभाविक है कि सब अपने अपने ग्रीवांस रखेंगे, और ये बुरी बात हो रही है। हम गठबंधन में हैं तो मतलब मुंह बंद करके हम थोड़े बैठे रहेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। हाँ, आज तक तो कोई गठबंधन छोड़ के भागा नहीं। ये इंतजार किया जा रहा है इधर से कि कोई भाग जाए। नीतीश कुमार जी के भागने की चर्चा हमेशा होती रहती है। मीडिया के एक हिस्से ने और मेनस्ट्रीम मीडिया ने, सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर जो लोग एक्टिव हैं, वो लोग, सब लोगों ने लगता है जैसे सुपारी ले रखी है कि नीतीश कुमार को कैसे भगाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार है कि भाग ही नहीं रहे हैं। तो ये पूरा जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, और अब राहुल गांधी पर का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उसको कोई दिखाई नहीं रहा है। सारे वहां मेनस्ट्रीम मीडिया के, नेशनल मीडिया के सारे ओबी बहन आपको दिख जाएंगे, लेकिन वो कहीं प्रसारित होता हुआ नहीं दिखेगा। इतनी बड़ी बेईमानी जो हो रही है इस देश में, और किसके इशारे पर हो रही है? तो आप ऐसे माहौल में जहां विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, जहां मीडिया की आजादी आपने छीन ली है, जहां स्वायत्त की आजादी आपने छीन ली है, जहां आप लोकतंत्र और संविधान को ठिकाने लगा दिया है, वैसे में आप सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मान दे करके लोगों की आंखों पर पर्दा डाल देंगे कि आप बहुत लोकतांत्रिक हैं और पिछड़ों के बहुत हितैषी हैं। आज की तारीख में आप देख लीजिए कि जो देश के IITs हैं, उसमें जो 13,000 लोग बच्चों ने जो आत्महत्या की है, 13,000 लोग से उससे ज्यादा लोगों ने जो वहां छोड़ी है पढ़ाई, वो लोग कौन से लोग हैं जो वहां से छूट बाहर निकाले गए हैं? वो ऐसे ही लोग हैं जो पिछड़े समाज के लोग हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। समय समाप्त हो गया है। हेमंत सर आपका भी और उत्कर्ष सर आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने
स्ट्रेट टॉक से जुड़ने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। और दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपको स्ट्रेट टॉक कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें ईमेल लिखना ना भूलें info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर। लेकिन एक टिप्पणी मैं भी यहाँ पर ज़रूर जोड़ना चाहूँगी। भारत में लोकसभा चुनाव हैं और सभी दल अपनी अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं, लेकिन जनता जितनी जागरूक जिस देश की होती है वहाँ पर चुनावी परिणाम उसी प्रकार के आते हैं। लेकिन जनता की जागरूकता पर भी वर्तमान भारत में बार बार प्रश्न उठता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।